So welcome students to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 physical education in most important chapter जिनके नाम है खेल में बच्चे एवं महिलाएं और दूसरा चैप्टर है CWS यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खेल कूद के अंदर बेसिकली संबंध। तो ये दो चैप्टर हैं, काफी इजी चैप्टर हैं, बढ़िया चैप्टर भी हैं। तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करने वाले हैं, जिससे हम एग्जाम के अंदर हमें काफी हेल्प मिल सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के सबसे पहला जो एग्जाम है वो फिजिकल एजुकेशन का ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर WHO का नाम सुनते हैं। तो बेसिकली क्या है WHO? तो देखिए WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए, साथ में अपनी बीमारियों से लड़ने के लिए या उनसे बचने के लिए आयु के मुताबिक ये दिशा निर्देश जारी करता है। यानी कि इस आयु से लेकर इस आयु तक के लोगों के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहेंगे, या फिर इस आयु से लेकर इस आयु तक के लिए लोगों के लिए क्या-क्या व्यायाम होने चाहिए। तो वो सब चीजें जो कि हमारे स्वास्थ्य को बेनिफिट्स पहुंचाएं, वो WHO जारी करता है, दिशा निर्देश देता है हमें आयु के हिसाब से। अब एग्जाम के अंदर ये आ सकते हैं, तो इसलिए आपको आयु याद रखनी है, किस आयु से लेकर किस आयु तक के बच्चे को क्या बोला जाता है। तो पहला तो शिशुओं की बात कर लेते हैं। शिशुओं के लिए 1 वर्ष से कम के लिए, यानी कि 1 वर्ष से कम का जो बच्चा होता है तो शिशु बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए क्या-क्या व्यायाम हो सकते हैं? बेसिकली ये हो सकते हैं कि ज्यादातर गोद में ना दिया जाए, या फिर जो वॉकर्स होते हैं, या फिर जो पीठ पे टांगने वाले बच्चों को टांग देते हैं सामने, वो चीजें उनमें कम से कम 1 घंटे से ज्यादा उनको नहीं रखना चाहिए, जिससे उनकी फिजिकल गतिविधियां जो है वो कम हो जाती है। अब जब वो कम हो जाती है तो क्या होता है, अपनी शारीरिक गतिविधि, उनका बेसिकली उत्थान का जो समय है वो रुक जाता है, क्योंकि वो उन्हें खुलापन नहीं मिल पा रहा। तो कम से कम उन्हें 1 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा किसी भी चीज के अंदर, उन्हें थोड़ा खुला रहना है। और साथ में हमें कहानियों पे जोर देना, बच्चों को कहानियां सुनानी है, या फिर तरह-तरह की चीजें एक्टिविटी करवानी है ओरल, जिसके द्वारा बच्चे का स्वास्थ्य बना रहे। तो शिशुओं के लिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज 1-2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अब 1-2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या हो सकता है? यही हो सकता है, देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो बहुत सारे सिमिलर भी हैं, जैसे कि कहानियां सुनाना, उनको गतिविधियां करवाना। गतिविधि करने के साथ-साथ बेसिकली यहां से बच्चा क्या होता है, चलना शुरू करता है। चलने के साथ-साथ उसको थोड़ा खुला रखना कि थोड़ी गिरेगा तो चोट भी लगेगी, फिर धीरे-धीरे करके फिर खुद सीख जाएगा। तो यहां से ना थोड़ी हमारी फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, यानी कुछ खिलौने दे दी जाते हैं कि ये खेलो इससे, है ना। तो ये सब चीज है। तो 1-2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहां से हम समझ लें। 3-4 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या होता है कि यहां से अब छोटी-छोटी उन्हें एक्टिविटीज के अंदर डाला जाता है, यानी इनके साथ बैट बॉल खेल रहे हैं हम, है ना, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी करने के साथ-साथ कोई ना कोई फिजिकल गतिविधियां करवा रहे हैं हम उनको। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है हमारे कॉमन हो सकते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि किस आयु से किस आयु तक के बच्चों के लिए दिशा निर्देश आते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन, बच्चे और किशोर। 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे और किशोर, यानी बेसिकली जो थोड़ा जवान होने लगते हैं बच्चे, तो उस एज में क्या होता है, उस एज में बेसिकली स्पेसिफिक जो है खर्चा किया जाता है बच्चे के गेम्स के ऊपर, जिसको वो डेवलप कर सके और उसमें बेसिकली हुनर हासिल कर सके ज्यादा बढ़िया तरीके से। जैसे कि मान लो उसका फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट का, तो क्रिकेट में उस पर पैसे लगाए जाए, पैसे खर्च किए जाए, उसके ट्रेनर हो या फिर उसको कहीं भेजा जाए, वो अच्छी तरीके से वहां सीख सके। तो यहाँ से जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज का और ज्यादा उत्थान होना शुरू हो जाता है। और यही हमारी कुछ गतिविधियां हैं स्वास्थ्य से भी, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा देखो कम मोबाइल देखना चाहिए, तो दुनिया जानती है, बट फिर भी हम देखते हैं। तो कुछ गतिविधियां हम जानते हुए भी लिख सकते हैं, तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है और ना ही इजी भी है। आप ये याद रख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वयस्क के लिए। बेसिकली वयस्क के लिए यही है कि बेसिकली क्या होना चाहिए, तरह-तरह के व्यायाम होने चाहिए, सुबह शाम के लिए वॉक पे जाना चाहिए। वॉक पे जाने के साथ-साथ उन्हें अपनी हेल्थ का, खाने-पीने के तौर पर, चलने-फिरने के तौर पर या किसी भी एक्टिविटी के तौर पर खास ध्यान देना चाहिए। वयस्क का और वृद्ध वयस्क का, ये दोनों एक जैसे मान लीजिए 65 वर्ष से अधिक लोग वाले, और यहाँ पे 18 से 64 वर्ष वाले के लोगों की कैटेगरी आ जाती है। सो होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं खेल में बच्चे एवं महिलाएं, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम कवर कर रहे हैं। तो WHO आप समझ गए, WHO एक ऐसी शाखा है जो कि क्या करती है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी करती है आयु के मुताबिक। आयु होती है 1 वर्ष से कम बच्चे, शिशु होते हैं, उनके लिए कई सारी गतिविधि होती है, जैसे कि उनको मोबाइल से दूर रखना। ऐसा नहीं कि जैसे मम्मी कुछ काम कर रही है तो उनको फोन पकड़ा दिया कि इसमें गेम देख लो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो उनको मोबाइल से दूर रखना, ज्यादा देर गोद में ना रखना, ज्यादा बैग्स में, जैसे बैग्स होते हैं ना सीने पे टांगने वाले, उनमें ना रखना, वॉकर्स में ना
करना, तो बहुत सब चीजें हैं कि 1 घंटे से ज्यादा तो उसकी एक्टिविटीज नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब गले में मतलब सामने रहेगा उसमें मैच में, तो उसकी एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो ऐसी कैसे रहेगा, उसके हाथ पर थोड़ी फेंकेगा, इस तरीके से तो उनको थोड़ा दूर रखना है सब चीजों से। इसी तरीके से और भी कई सारे 1-2 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, थोड़े से गेम्स डेवलप हों, या फिर चलना सीखता बच्चा यहाँ से इस उम्र से, ठीक है। उसके बाद 3-4 वर्ष वाले बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ से उसकी और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, उसको कहानियां सुनानी चाहिए, उसको मोबाइल से दूर रखना चाहिए और कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज करवानी चाहिए। तो यहाँ से हमारा ये बेसिकली क्या हो गया, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें समान आकृतियां या फिर कॉमन पोस्चर। देखिए सबसे पहली चीज हमारे बेसिकली ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी की बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं। जैसे कभी आप देखो कोई तो झुक के चलता है बहुत ज्यादा, कोई बहुत सीधा काम से चलता है, बहुत की जो पीठ होती है वो काफी मुड़ी हुई होती है ना, एस शेप बना रहता है। आपने स्कूल में टीचर्स भी देखे होंगे, आपको कोई फ्रेंड भी हो, तो वो सब पोस्चर्स को हम पढ़ेंगे और साथ में उनको ठीक करने के लिए क्या क्या व्यायाम होते हैं उन पे गौर करेंगे। क्योंकि पोस्चर तो आप एक्सप्लेन कर दोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके अंदर जो व्यायाम होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं कि इस चीज को, या कायाफोसिस हो गया, लॉर्डोफोसिस हो गया, स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सब जो बीमारियां हैं, बीमारी तो नहीं, ये सब जो पोस्चर्स हैं इनको ठीक करने के लिए क्या क्या व्यायाम हो सकते हैं। सो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं सभी चीजों को और सभी व्यायाम। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सामान्य आसन संबंधी विकृतियां। तो बेसिकली आपने पूरी बॉडी को लीजिए, तो आप अपनी बॉडी को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक ऊपरी भाग, एक निचला भाग। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के अंदर हमने यही किया, यानी कि पूरी जो हमारी विकृतियां होती हैं, आकृति होती है, उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक ऊपरी स्तर, एक निचला स्तर। तो ऊपरी स्तर के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऊपरी स्तर में होता है पीछे का कुबड़। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत झुक के चलते हैं, उनके पीछे कुबड़ निकल रहता है, उसको हम बोलते हैं कायाफोसिस। अब आपने ये भी याद रखें कि पीछे कुबड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कभी कभार फिजिकल एजुकेशन में इंग्लिश के नाम को ही हिंदी में लिखकर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है और बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कायाफोसिस इसका पीछे के कुबड़ का मतलब है। इसके उपचार के बेसिकली आसन क्या क्या है, पहला भुजंग आसन, भुजंग में शवासन करना, शवासन के बाद क्या है, अधि चक्र आसन। तो ये 3 आसन बन गए हमारे। नेक्स्ट आकृति बढ़ते हैं आगे का कुबड़। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत मतलब पीठ जो होती है काफी ज्यादा झुकी हुई रहती है, ऐसे होती है आगे का कुबड़, तो उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब यही है कि बेसिकली हमारे आगे कुबड़ यानी पीठ का कुछ ज्यादा ही पीछे को झुकना, इस तरीके से। तो उसके उपचार की बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आकृतियां, सॉरी क्या क्या आसन है, तो पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्त आसन, पाद हस्तोनासन। तो ये हमारे कुछ आसन बन जाते हैं। नेक्स्ट आकृति में बढ़ते हैं रीढ़ की हड्डी का एक और झुकना, यानी कि हमारे बेसिकली पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक और झुकना, जैसे कि मान लो सीधी हड्डी, उसका एक और झुकना, इस तरीके से, यानी सी बनना या फिर एस बनना। तो ये एक और आकृति होती है जिसको हम स्कोलियोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके उपचार करने की क्या क्या है, त्रिकोणासन, त्रियक आसन, अर्धमध्येंद्र आसन या मध्येंद्र आसन। जैसे आपको देखिए कि बेसिकली अगर हमारी कोई चीज ऐसे है तो आसन के द्वारा उस चीज को ऐसे किया जाएगा, रोज ऐसे किया जाएगा। तो जब कोई भी चीज रोज आकृति में आएगी तो धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। तो इसलिए उपचार करने के लिए कुछ इसी से संबंधित हमें आसन दे रखे होते हैं। एक लास्ट आकृति बनती है हमारी ऊपरी स्तर के अंदर, जिसका नाम होता है गोल करनी, यानी कि राउंड शोल्डर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि बेसिकली बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, गोल राउंड शोल्डर, मतलब शोल्डर के द्वारा कुछ अजीब सी आकृति बनती है। आपको स्क्रीन पर फोटो शो हो रही होगी, आप समझ जाइएगा। तो इसको ठीक करने की क्या क्या चीजें होती है, पहला तो भुजंगासन, फिर स्ट्रेचिंग करना, स्ट्रेचिंग के बाद चक्रासन या उष्ट्रासन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे कुछ विकृतियां भी कवर होती हैं और उनको ठीक करने के लिए उनके उपचार के बेसिकली क्या क्या आसन हैं वो भी कवर हो जाते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा निचले स्तर के बारे में, यानी ऊपरी स्तर के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या आसन है और क्या क्या आकृति है। निचले स्तर के अंदर क्या क्या आसन है, क्या क्या आकृति है, उन पर भी गौर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, निचले स्तर पर काफी कम हमारे पास आकृति बनती है। जैसे कि पहले हमारे पास आते हैं चपटे पैर। चपटे पैर का मतलब जैसे कि हमारे जो पैर है उसमें बीच में ऐसे एक सी टाइप बनी रहती है, थोड़ी सी जगह होती है, वो ना होना, बिल्कुल फ्लैट होना, चपटे पैर, फ्लैट फुट। इसका बेसिकली हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, मगर अगर आपको किसी स्पोर्ट लाइन के अंदर जाना है तो उसके अंदर आपको प्रभाव देना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और रही बात इसके आसनों की, तो ये जो होती है वो डॉक्टर की, साइकियाट्रिस्ट की द्वारा ही सलाह से काम की जाते हैं। वही विटामिन दिए जाते हैं, वही एक्सरसाइज की जाती है, अदरवाइज खाने पीने का भी इस पे प्रभाव होता है, वजन वगैरह, ठीक है। घुटने टकराना, यानी कि कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि चलने में ना उनके घुटने टकराते हैं। जो लोग फौज में जाते हैं उनकी काफी ज्यादा चेकिंग होती है इसकी। इस घुटने टकराने को हम बोलते हैं नॉकनी। इसको ठीक करने के बेसिकली ये भी हम डॉक्टर से ही उपचार लेते हैं, डॉक्टर से विटामिन लेते हैं, कई सारी चीजें जो है साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर ही सुझाव देता है, तभी हम इसके ऊपर विचार करते हैं। मगर इसको ठीक करने के लिए एक आसन होता है जिसका नाम है गरुड़ आसन। तो ये आपको याद रख लेना है। अब हमने देखा कि बहुत सौ के घुटने टकराते हैं चलते समय, तो बहुत से घुटने काफी खुले हुए रहते हैं, यानी बीच में एक यू टाइप का बना रहता है कि उसमें जो टांगों के बीच में गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोल है।
गोल है इसकी कोई बेसिकली बता नहीं रखी, कोई आसन वगैरह नहीं बता रखा, विटामिन बता रखे हैं, वजन के बारे में बता रखा है, और अल्टीमेटली जो हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके सुझाव बता रखे हैं जिसके द्वारा हम इन सभी आकृतियों को ठीक कर सकते हैं। सो होपफुली इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। मैं सभी चीज आपको वही करवा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर अपनी फिजिकल एजुकेशन को हिंदी में करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला पेपर ही हमारा वही है। तो आज इस क्लास के अंदर 2 चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने WHO के बारे में पढ़ लिया, जो गाइडलाइंस आती है उम्र के हिसाब से वो जान ली, साथ में हमारी जो संबंध हमारे जो खेल कूद में द्वारा जो हमारी आकृतियां होती हैं हमारे शरीर की, वो हमने समझा, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले हमने ऊपरी स्तर को डिवाइड करा, फिर हमने निचले स्तर को डिवाइड करा। ऊपरी स्तर में क्या क्या चीजें बनी थी, हमारी राउंड शोल्डर बने थे, स्कॉलियोसिस बनी थी, कायापोसिस बनी थी, लॉर्डोसिस बनी थी, तो उन सभी को ठीक करने के हमने आसन भी पढ़े। तो इस तरीके से जहां पर हमारा ऊपरी स्तर भी फिनिश होता है, निचला स्तर भी फिनिश होता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है विशेष परिस्थितियां। तो विशेष परिस्थितियों का मतलब है प्रथम राष्ट्रदर्शन या फिर मासिक धर्म, जो कि महिलाओं को होता है। और ये स्थिति शुरुआत हो जाती है आपकी एक लड़कियों शुरुआती लड़कियों से, जो कि 12 वर्ष से 15 वर्ष की होती है, और इसका अंत जो होता है वो होता है 45 से 50 वर्षों की उम्र में। ठीक है, महिलाओं को यह हर 26 से 28 दिनों के अंतराल की प्रक्रिया में आता है। अब देखो मासिक धर्म के ना कुछ टाइप्स भी हैं। अब वो टाइप्स क्या है, वो टाइप्स कुछ इस प्रकार है। पहला तो ये आ जाता है हमारे पास एमोनोरिया। एमोनोरिया का मतलब ये होता है कि शुरुआती 3 महीनों के अंदर पहली बार मासिक धर्म का अनुपस्थित होना, ये एमोनोरिया के अंदर कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट वन इज ओलिमेनोरिया। ओलिमेनोरिया मतलब ये है कि मासिक धर्म की उपस्थिति 35 दिनों से ज्यादा दिनों के बाद आए, उस स्थिति को ओलिमेनोरिया के बारे में बताया गया है, क्योंकि इनकी जो बीच में प्रक्रिया होती है वो 26 से 28 दिनों की होती है, और यहाँ 35 दिनों से भी ज्यादा समय जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ओलिमेनोरिया बोला गया है। इसका विपरीत सामने 5वां पॉइंट है हमारा पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे 35 दिनों से ज्यादा समय लग रहा है मासिक धर्म को आने में, और यहाँ पे 28 दिनों से भी पहले मासिक धर्म आ रहा है, यानी कि समय पूरा होने से पहले भी वो स्थिति आ रही है, ये उसके ऊपर प्रकाश डाल रहा है पॉलीमेनोरिया। ठीक, यहाँ तक हम समझ गए। मेनोरेजिया, मेनोरेजिया का मतलब ये है कि बेसिकली जो हमारी स्थिति चलती है मासिक धर्म की, उस मासिक धर्म की स्थिति के अंदर हाई ब्लीडिंग होना, उस हाई ब्लीडिंग को बेसिकली मेनोरेजिया के अंदर कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट आ जाएगी मेट्रोजिया, इसके सामने इसका विपरीत, यानी कि मासिक धर्म की स्थिति में सामान्य स्तर पर ब्लीडिंग होना, इस सामान्य स्तर पर ये कम ज्यादा चीजें मतलब कम होना चाहिए, जिस तरीके से हाई ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे लो ब्लीडिंग होना। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मासिक धर्म की स्थिति के दौरान कई बार ये होता है कि जो स्थिति होती है, जो मूड होता है वो काफी खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है महिलाओं का, तो ये उस स्थिति को संदर्भित कर रहा है। नेक्स्ट आ जाइए और लास्ट टेस्टार्ट्रो, ये बेसिकली मासिक धर्म के दौरान या मासिक धर्म से पहले जो पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, ये उसको बताता है। अब मैंने इसका नाम एक्चुअली रखा डायस्मेनोरिया। इसका मतलब ये है कि जितने भी नाम है ना, ये हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है, मगर ये डायस्मेनोरिया हिंदी इंग्लिश में अलग आ जाता है और हिंदी में अलग आ जाता है। तो इसीलिए कभी बार आपसे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के अंदर इंग्लिश में भी हिंदी में नाम कन्वर्ट करके पूछ लिया जाता है, तो डायस्मेनोरिया बता देना आपको, ये बेसिकली ऐंठन को संदर्भित कर रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार के हमारे प्रथम राष्ट्रदर्शन या मासिक धर्म के कुछ टाइप्स हैं और ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जल्दी से फिनिश करते हैं चैप्टर। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपनी इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है महिला खिलाड़ी त्रय। तो देखो महिला खिलाड़ी त्रय का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जब किसी महिला को अस्थिरता, राजरोग या खाने संबंधी विकार के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, तो इस समस्या को महिला खिलाड़ी त्रय के नाम से जानते हैं। यानी कि ये 3 जो टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक जब किसी महिला के अंदर प्रेजेंट होने लगते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, महिला खिलाड़ी त्रय। देखो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली कम हड्डी के द्रव्यमान को या फिर हमारे कंकाल की नाजुकता को प्रकाशित करता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। अब राजरोग यानी एमेनोरिया, ये बेसिकली ये है कि जितने भी चीजें जो मासिक धर्म की असंतुलित या फिर उसको बेसिकली असामान्यताओं को प्रकाश डालें, यानी जो पॉइंट्स अभी आप पढ़कर आ चुके हो, पेलोमेनोरिया, ओलिमेनोरिया, एमोनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो वो तक पॉइंट्स अगर आप यहां लिख दोगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि सभी चीजें जो कि मासिक धर्म की असामान्यताओं को प्रकाशित करती हैं, हाई ब्लीडिंग होना, लो ब्लीडिंग होना, 35 दिन से ज्यादा समय का होना या फिर 35 दिन से जल्दी समय पे हो जाना, ये सब चीजें ये सब हमारी एमेनोरिया के अंदर आ जाते हैं। अब भोजन संबंधी विकार, ये खासकर महिलाओं के अंदर देखा जाता है कि जिसके अंदर हमारा शरीर तो हल्का मतलब हल्का फुल्का ही होता है, भारी नहीं होता, मगर हमारे माइंडसेट के अंदर ये होती है कि हम ना मोटे हैं, ना पतला हो। तो ये माइंडसेट यानी मानसिक संतुलन के द्वारा हम एक ऐसी बीमारी में ग्रस्त हो जाते हैं जिसमें हम कमजोर होते चले जाते हैं और साथ में कई बीमारियों में ग्रस्त भी हो जाते हैं। तो ये शुदा अभाव यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक ऐसी मानसिक व जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वजन बहुत अधिक कम हो जाता है, और इसी का इसका दूसरा पॉइंट अतिशुदा प्रभाव अभाव या फिर बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। तो ये 2 भागों में बटा हुआ है, रेचक बुलिमिया और गैर रेचक बुलिमिया। रेचक बुलिमिया से ही
भूख के द्वारा, कमजोरी के द्वारा उल्टियां होना, कई तरह की चीजों बीमारियां होना, चेहरे का रंग बदलना, वो सब रेचेपुलोमिया। गैर रेचेपुलोमिया यानी कि अनेक पद्धतियों को अपनाना, जैसे कि रोजा रख लेना, व्रत रख लेना अपने वजन को कम करने के लिए, तो ये सब अनेक पद्धतियों को अपनाने का मतलब क्या है, गैर रोचक बुलिमिया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। सो होपफुली आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछें। आपको कोई वर्ड समझ में ना आया हो या फिर किसी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हिंदी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो ही जाती है। तो फिर भी होपफुली आपको काफी बेनिफिट्स पहुंचाया होगा इस वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी कि अपनी इवनिंग क्लास के अंदर। और इवनिंग क्लास के अंदर हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो कि मैंने आपको इंटरेस्टिंग बताया था कि इसी वीडियो में कवर करेंगे। बट मैंने सोचा कि जितना आपने ये चैप्टर पूरा फिनिश किया है, इसको पहले आपने नोटबुक में नोट डाउन करो और पहले इसको समझो, याद करो उसके सारे पॉइंट्स हो कि महिला खिलाड़ी तरह के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मासिक धर्म को प्रकाशित, मासिक धर्म के अंदर प्रभावित उसकी सामान्यताओं को करने वाली पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहले आप वो सब चीजें जानें, उनको याद करें, तब आगे बढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यानी अपनी इवनिंग क्लास के अंदर, और समझते हैं हर एक टॉपिक को इसी तरीके से काफी इजी, ब्रीफ एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।